मैम बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है। इवन दो आई एम नॉट द फाइनेंस एक्सपर्ट, उसमें लोग बोलते हैं पैसा बनाने के लिए कोई कहता है SIP कर लो, कोई कहता है SWP कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो पता भी नहीं। तो एक्चुअली में करना क्या चाहिए? सी अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल नॉलेज नहीं है और उन्हें पैसा कमाना है, बिना आंख बंद करके निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगा दो। क्या होता है PLI स्कीम? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI स्कीम दी और कल ही न्यूज़पेपर में आया है। ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सी ट्रेडिंग तो उसी को करनी चाहिए जिसको फुल नॉलेज है, अदरवाइज ये फिर सट्टा है। स्टॉक मार्केट मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन उसके बावजूद भी 90% से अधिक लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। और बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में एंटर इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ से आप पैसा बनाएंगे नहीं बल्कि पैसा डुबाएंगे। लेकिन नेहा गुप्ता जी का ऐसा मानना है कि अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके काम करें तो यहाँ पर आपको एक्टिव इनकम ही नहीं बल्कि पैसिव इनकम बनाने के भी मौके मिलते हैं। तो आज हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर नेहा गुप्ता जी से जानेंगे किस तरीके से आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें जो आपको सही इनकम दे, जो आपको एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की कमाई दे। तो बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत अलग अलग तरीके से आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली आज के इस पॉडकास्ट में। तो बड़े ध्यान से पूरा पॉडकास्ट देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं नेहा गुप्ता जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, मतलब अधिकतर तादाद में लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, सब कोई जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पैसा बना नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का सबसे मेन कारण है उन्हें लगता है कि बस आज डाला कल मिल जाए हमारा पैसा। अच्छा। और ऐसा होता नहीं, जुआ थोड़ी ना है। हाँ जी। वो सोचते हैं आज हमने डाला और हमें 10 दिन में 20% 25% रिटर्न मिल जाए। ऐसे नहीं होता है, आपको फुल रिसर्च करनी पड़ती है। क्या आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हो? क्या ऐसा होता है कि आज आपने पैसा डाला, आज गुड़गांव में आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आप 10 दिन के बाद बोलो कि मेरा पैसा बन जाएगा? आप खुद बताओ, ऐसा बनता है? तो वही जो ये जो प्रॉब्लम है ना, और जो बार बार पोर्टफोलियो को चेक करते रहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपने किसी कंपनी में रिसर्च करी है, उस कंपनी के बारे में जाना है, उसके अंदर कन्विक्शन आई तो रुको तो सही, उसमें टिको तो सही, तभी तो बनेगा पैसा। तो ये कितना रुकना है, कितना टिकना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आम आदमी को तो नहीं पता। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी आजकल तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। स्क्रीनर वेबसाइट है, ट्रेडलाइन है, IBEF.org करके एक वेबसाइट है जिस पे गवर्नमेंट ने कौन से अभी ऑर्डर्स डाले हैं, किसको क्या ऑर्डर्स मिले, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ओके। हाँ, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो हम लोग बैठे हैं, सेबी RAs, उनके पास जाइए, हम आपको एडवाइस भी करेंगे और समझाएंगे भी। मैम जैसे आप कंटेंट क्रिएट करती हैं फाइनेंस के ऊपर, वैसे बहुत सारे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं जो जहाँ से लोग भ्रमित भी होते हैं। कई लोग मुझसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं, मैंने इनको सुना था, इनका सुनकर मैंने पैसा लगा दिया और आज मेरा पैसा डूब गया है। तो ऐसे में आपको, जैसे आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, ऐसे लोगों की सुननी चाहिए या फिर जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, बस बोल रहे हैं, उनको सुनना चाहिए? ये तो जगजाहिर बात है। लाइसेंस किसी को मिला है तो ऑब्वियसली उसकी क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा है। लाइसेंस लिया है, सेबी हमारी इतनी बड़ी बॉडी है जो सब कुछ रेगुलेट कर रही है, उसके अंडर हम सारे काम कर रहे हैं। हमारी हर इंफॉर्मेशन सेबी के पास है। सेबी हमसे डिस्क्लेमर्स, एवरीथिंग, हमारी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेती है। और अगर मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ, आज अपने किसी क्लाइंट को एडवाइस दे रही हूँ, आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट, पूरी रिसर्च रिपोर्ट हमारी बनती है, उसको हमें सारे रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। तो हम तो सारे लीगली काम कर रहे हैं ना, मतलब हमें तो हम कोई गलत काम दे ही नहीं सकते। अगर हम देंगे तो ऑब्वियसली सेबी हमें पकड़ेगी, आपने किस वजह से ये रीज़न दिया था। तो आपको ऑब्वियसली किसी और के पास ना जाकर आपको सेबी RAs के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज दे आर लायबल, दे हैव मोर क्रेडिटेबिलिटी। वो इस लेवल तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ अचीव करा है लाइफ में, कुछ उसके लिए पढ़ाई करी है, तब जाके हाँ पहुंचे। मैम बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है। इवन दो आई एम नॉट द फाइनेंस एक्सपर्ट, बट जितना मैं सुनता हूँ, जितनी मैं बातें करता हूँ, उसमें लोग बोलते हैं पैसा बनाने के लिए कोई कहता है SIP कर लो, कोई कहता है SWP कर लो, कोई कहता है कि आपको इंट्राडे करना चाहिए, कोई कहता है स्विंग करनी चाहिए, कोई ऑप्शन करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो पता भी नहीं। तो एक्चुअली में करना क्या चाहिए? अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल नॉलेज नहीं है और उन्हें पैसा कमाना है, बिना आंख बंद करके निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगा दो। वो क्या होता है और वो कैसे होता है?
आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स होते हैं, हाँ जी। म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, वहाँ पे पैसा लगा दो। अगर आपको उससे भी आसान करना है, जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट रेशियो कम से कम देनी है, टेक द निफ्टी 20। ओके। निफ्टी 20 आते हैं, 185-200 रुपए की रेंज में आते हैं, वहाँ पे पैसा SIP स्टार्ट कर दो, या उसी में डायरेक्ट लमसम लगा दो पैसा। जिनको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है। दिमाग नहीं लगाना, बस निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड लो या निफ्टी 20 उठा लो। ओके, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन देखो, इंसान हो या निफ्टी, सबने जाना ऊपर है। हाँ जी। ये तो सच्चाई है। हाँ जी। आप कोई भी चार्ट उठा के देखेंगे, आप 1 महीने का चार्ट नहीं देखना, हमें ईयर्स में देखना है। Okay. ईयर्स का आप चार्ट देखोगे, कोविड में 7,000 तक चली गई थी निफ्टी, आज कहाँ पे गई? 26,000। 26,000 से भी नीचे आई है तो 21,200 पे खड़ी है, 22,000 पे, अब 23,000 तक आ चुकी है मार्केट। ठीक है, तो देखो, मार्केट कभी भी यूं नहीं चलती। Okay. मार्केट में हमेशा जिगजैग की फॉर्म में चलती है। पुल बैक्स आएंगे, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, पुल बैक्स में एंट्री बनानी है, बस। यही सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि लोग जब मार्केट बहुत हाइप पे चल रही होती है, सबको लग रहा है कि पैसा आएगा, यहाँ पर आएगा, और अचानक से 26,000 से 21,000 हो जाता है। हाँ। तो जितने लोगों ने उस समय एंट्री ली होगी, उन बेचारों का क्या हुआ होगा? वही तो पेशेंस है। मैं वॉरेन बफे जी कहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जिसके पास पेशेंस है। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। ओके। मतलब जिसमें बस कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट है, लेना देना करना है, वो पैसा नहीं बनाता। जो जिस कंपनी में कन्विक्शन लेकर टिक गया, रुक गया, वो पैसा बनाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां गायब भी तो हो गई। आपने किसी कंपनी में कन्विक्शन लिया, अगर हम येस बैंक का एग्जांपल लें, तो 100 रुपये से ऊपर था, अचानक से 5 रुपये आ गया, और बहुत लंबे समय तक वो वहीं टिका रहा। तो वहाँ तो लोगों ने कितना भी पैसेंस दिखाया, वो पैसेंस उनके किसी काम का ही नहीं है। यही तो बात है। आपको कंपनी में लगाना है पैसा, हाँ जी। पेशेंस रखनी है, लेकिन नहीं आंख बंद करके लगाना है। हाँ जी। ऐसे नहीं लगाना है, उसकी रिसर्च करनी है। मैनेजमेंट की गाइडेंस उसमें नेगेटिव आने लग गई थी। जब नेगेटिव आने लगी थी, आपको निकलना था उस स्टॉक में से। क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आने लग गए थे उसके। हाँ, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, ये नहीं कि भूल जाना है उसको। हाँ जी। ऐसा नहीं होता है। इसको ये गलत वे में लोग ले लेते हैं। इसका मतलब ये है, आपने कम से कम 6-8 महीने, साल, 1.5 साल के लिए उसको रखो। ओके। और हर 3 मंथ्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के। हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। आप उसको चेक करो, कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज की मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या, कौन कॉल रिपोर्ट्स आती हैं। screener.com पे जाएंगे, आप कंपनी का नाम डालेंगे, बिल्कुल टॉप बॉटम पे आपको मिल जाएगा कॉन कॉल्स, नोट्स, PPT। ओके। उसको पढ़ो आप। उसमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट, अब सारी चीज़ें मैनेजमेंट बताती है कि आने वाले टाइम में मैंने कहाँ पर एक्विजिशन कर रहा हूँ। एक्विजिशन मतलब, जब कुछ नए व्यूअर्स भी होंगे जिनको नहीं हाँ मतलब होगा, मतलब पता होगा, एक्विजिशन मतलब उन्होंने कहीं और एक और लैंड खरीदी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर उन्होंने कोई और कंपनी को एक्वायर कर लिया, कंपनी को ही खरीद लिया है, उनकी एक्सपेंशंस हो रही हैं, तो उन्हें कहीं कहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं वो। ये सब चीज़ें सारी रिपोर्ट्स में आती हैं। उधर सारे हम सेबी RAs भी उधर होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, अच्छा आपकी क्या गाइडेंस है, अब आपको आपके क्या लगता है। तो ये सारी और सब कुछ अवेलेबल है। अब तो यूट्यूब, तो मैं कहती हूँ, आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, एक कितना बड़ा स्कूल कॉलेज है ना ये, जो आपको कहीं नहीं मिलता। पहले कहाँ मिलता था? लेकिन इस स्कूल कॉलेज में बहुत बदमाश बच्चे भी तो होते हैं। और वो बदमाश बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं, उसका क्या करें? तो वही तो हमें दिमाग लगाना है कि हमें अब स्कूल देखो, हम क्लास में होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, बुरे बच्चे भी होते हैं। अब वो तो आप ही को डिसाइड करना है ना कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, वो आपका माइंड बनाना है। इतनी आपको इंटेलिजेंस रखनी पड़ेगी। नहीं, इंटेलिजेंस तो चलिए रखनी चाहिए, लेकिन अगर इंटेलिजेंस को हम एक तरफ पार कर दें, तो इंटेलिजेंस के अलावा और वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे कि हमें समझ में आए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। किसको सुनना है, तो उससे सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी, पूरे इंडिया में 1400 RAs हैं, 1400 सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। बस सेबी ने जिनको अप्रूव किया हुआ है। सेबी ने जिनको अप्रूव करा हुआ है। ओके। वो अप्रूवल तभी मिलता है जब या तो BCom ग्रेजुएशन इन कॉमर्स हो या फिर मास्टर्स इन फाइनेंस हो, ओके। तभी उनको मिलता है। साथ में NISM का 15 रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो। किसी इंसान ने, किसी भी पर्सन ने अगर ये दोनों चीज़ें कर रखी हैं, तब जाके वो एलिजिबल हुआ है। उसके बाद भी और चीज़ें, उनकी नेटवर्थ देखी जाती है, आप कौन सा बैकग्राउंड है, एवरीथिंग इज़ चेक्ड। तो ये सब चीज़ें चेक करके कोई आपको लाइसेंस मिल रहा है, किसी इंसान को, किसी पर्सन को लाइसेंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसकी क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा है ना।
तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी सारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको क्यों उन पे साथ जाना है जो इंड्यूस कर रहे हैं आपको, इंड्यूस कर रहे हैं आपको, ये लालच दिखा रहे हैं, देखिए मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये बंगला ले लिया, अपना P&L उठा उठा के दिखा रहे हैं, तो वो है इंड्यूसमेंट, आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप तो नहीं कुछ बन पाओगे, उनके जरूर पैसे भर जाएंगे। हाँ जी। किसी ने कहा था यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट सिखा सिखा कर लोगों ने करोड़ों बना लिए, और जब उनका अकाउंट देखा गया तो वो लॉस में थे। बिल्कुल हुआ है अभी पीछे, मैं उनका नाम तो नहीं ले लूंगी हाँ जी। आपके पॉडकास्ट पे या कहीं भी, नाम तो नहीं लेना चाहिए। आपके पीछे बहुत हाइप थी, एक थे ऑप्शन बायर थे, बहुत बहुत हाइप थी, एंड मैं उनके एक बार तालकोटर स्टेडियम में इधर भी आए थे वो लोग, पिछले साल की मैं बताऊंगा आपको बात, वो लोग वहाँ आए थे, एंड इतना बड़ा P&L में कि मेरे 50 करोड़ हैं, मैंने 50 करोड़ कमाए, साथ में स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, सारे ग्रीन हैं, मेरे सिर्फ 2 या 3 रेड हैं, बहुत चीज़ें चली, और बाद में पता चला कि सिर्फ उनकी रेफरल इनकम थी, उन्होंने ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाया था। ओके। ये सबको पता होगा, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके चैनल देख रहे होंगे, सबको पता होगा, बहुत फेमस नाम, ठीक है। तो इतने सालों तक उनका नाम चला और लोग उनकी तरफ जा रहे थे, और इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, जब वो आए स्टेज पर आए, हुटिंग पे हुटिंग हो रही थी। तो यही तो आपको समझना है, उन्होंने इंड्यूस करा, आपको दिखाया P&L, उनका P&L है तो उस P&L से आप कमा लोगे क्या? मतलब ही नहीं। आपको खुद लर्निंग लेनी पड़ेगी, खुद समझना पड़ेगा, और जो असली में कमा रहा है पैसा स्टॉक मार्केट में, कभी P&L नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। ओके। वो कहेगा मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, नॉलेज भी उसी को शेयर करेगा वो इंसान जब वो लगेगा सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड है, ऐसे भी नॉलेज शेयर नहीं करेगा फ्री में। वेरी गुड। और जो आपको इंड्यूस कर रहा है, जो आपको लालच दे रहा है, जो वो लालच दे रहा है, उसका अंदर से कोई और लालच है, तभी वो कर रहा है ऐसे। अगर इतना ही पैसे कमा रहे हो तो फिर किस लिए आप ये सब कर रहे हो? इंड्यूस क्यों कर रहे हो लोगों को? पढ़ाना कोई गलत नहीं है, एडवाइजरी सर्विसेज देना कोई गलत नहीं है, यूट्यूब चैनल चलाना कोई गलत नहीं है, ये सब हम भी कर रहे हैं, RAs भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी तो डिजिटल प्रेजेंस तो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है, ये एक माध्यम है, सिर्फ यही माध्यम नहीं है। यही माध्यम नहीं, एक बताना, एक गाइड करना, मेंटरिंग करना, और एक इंड्यूसमेंट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। इंड्यूस करके आप झूठ दिखा रहे हो, आज तो मैं भी दिखा सकती हूँ, आप भी दिखा सकते हो, गाड़ियाँ कौन सी बड़ी बात है आज के टाइम में, किसी के लिए भी नहीं है। हमारे पास नहीं होगी तो हमारे रिश्तेदारों के पास होगी, वीडियोस बना बना के दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं ना, लेकिन क्या है गाड़ी से, क्या मतलब उसी से आ रही है वो, आपको क्या पता? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो उनकी पुश्तैनी इनकम से आई है कि पता चले कहीं कि ज़मीन बेच के आई है कि कमा के आई है या लोन पे आई है, या किराए पे ली है, ये भी चल रहा है मार्केट कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात है। है। चलिए हम ये सब बातें नहीं करते, यहाँ पर दर्शक जो हमारे हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम किस तरीके से एक अदर सोर्स ऑफ इनकम कमाएं। जो वो बिज़नेस कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से एक अदर सोर्स ऑफ इनकम कमाई जा सकती है, ये तो सबको ही जानते हैं, लेकिन इससे कमाएं कैसे, क्या तरीके हैं इससे पैसे कमाने के? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि मैं किस लेवल पर हूँ। क्या मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, बिल्कुल जीरो पे हूँ, तो आपको मैंने जैसे बताया निफ्टी 50 पे, हाँ जी, उसी पे जाए। आपको लगता है नहीं मैं तो जानता हूँ कंपनी के बारे में, मैं थोड़ा सा टेक्निकल्स भी जानता हूँ, जो चार्ट की एनालिसिस होती है, तो चार्ट बेसिस पे करना है, तो सबसे पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी को भी आना है मार्केट में, सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग इज आपने इक्विटीज में पैसा लगा रहे हो, हाँ जी, एंड चार्ट्स को देख के लगा रहे हो, उसके अंदर आपने एंट्री ली, एग्जिट भी आपको पता है, टारगेट भी पता है आपको, स्टॉप लॉस भी पता है। अच्छा। तो आपको ये पता है कि मुझे इतना तो इतना मेरा लॉस है और इतना मेरा प्रॉफिट है। जैसे 100 रुपया खरीदा तो 90 से नीचे जाए तो बेच दे और 120 से ऊपर जाए तो भी बेच दे। ये सेट टारगेट्स हो। ओके। 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप ट्रेड करो। ओके। सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करो, इक्विटी में पैसा लगाओ। अगर थोड़ा सा नीचे भी आता तो घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो आपने इक्विटी डिलीवरी में खरीदा हुआ। और अगर आपने इसके ऊपर सोने पे सुहागा, जो हम करते हैं, टेक्निकल तो देखते ही हैं, सभी देखते हैं, लेकिन हम साथ में फंडामेंटल भी देखते हैं। क्या? जैसे कि हमने उस कंपनी की देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम देखते हैं उसके प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, उसके ऊपर कोई डेट तो नहीं है, उसने कोई कंपनी ने प्लेज तो नहीं कर रखे अपने स्टॉक्स, अपनी होल्डिंग्स, प्रमोटर्स की एक्सपीरियंस क्या है,
हम तो एज वी आर सेबी रजिस्टर्ड RAs, हमें अलाउड होता है, हमारे पास इन्विटेशंस आते हैं, वी कैन विजिट टू द कंपनी साइट ऑल्सो। ओके। तो हम लोग वो भी रिसर्च करके आते हैं। तो पूरी रिसर्च आप लोग ये नहीं कर सकते कि कंपनी साइट पे नहीं जा सकते हो, लेकिन आप ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हो ना। हाँ, जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है वो तो देख ही सकते हैं। प्राइमा फेसियली आपको पता चल रहा है। हाँ, अभी कल ही हमने एक अपनी यूट्यूब पे वीडियो डाली है, जो मेंबर्स ओनली वीडियो डाली है हमने, मोनोपोली स्टॉक को, जिसकी 31% ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जितना आपने पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉय करी है, हाँ, उसके ऊपर रिटर्न कितना पैसा उसमें आ गया। सिंपल सी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी है। फिर हमने देखा उसकी पी रेशियो देखी। पी रेशियो में वैल्यूएशंस बताती है। ओके। अगर इंडस्ट्री पी से वैल्यूएशंस उसकी सस्ती हैं, आगे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, गवर्नमेंट का इस पे फोकस है, टेलविंड्स ज़्यादा हैं इसमें। टेलविंड्स मतलब इसमें, इस कंपनी में, इस सेक्टर में आगे का ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। फायदे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ आ सकती है, वो होते हैं टेलविंड्स। हर कंपनी, हर सेक्टर के टेलविंड्स होते हैं, हेडविंड्स होते हैं। आपको टेलविंड्स एनालाइज करने हैं, हेडविंड्स एनालाइज करने हैं कि कौन से आगे फ्यूचर है इसका फ्यूचर है तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। अब इस सेक्टर को हमने एक सेक्टर एनालाइज कर लिया कि ये वाला सेक्टर चल सकता है। अब इस सेक्टर में कौन कौन से लीडर्स हैं, आप उसको चेक करो। अब वो उन सेक्टर्स में से लीडर्स ये हैं, उसमें से वैल्यूएशंस किसकी सस्ती है, अच्छा, वहाँ लगा दो बस। और जाएगा। क्या है। तो मैम आपने सेक्टर्स का नाम लिया, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि 2025 या 2026 में आने वाले समय में वो कौन से सेक्टर हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं? कौन से वाला सेक्टर है, आप तो मेरी रिसर्च पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए अब जब दर्शक आपको देख रहे हैं तो कुछ तो फायदा उनका होना चाहिए। जी बिल्कुल सी, मैं 2024-25 में चला अपना डिफेंस, PSU सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस रेलवे का अभी लग चुका है थोड़ा सा पीक, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कैपेक्स हुआ, बजट में भी आया था, बहुत कैपेक्स हुआ, सब चला। अब वो थोड़ा डाउन पर है। अभी मुझे लगता है वो कंसोलिडेट करना चाहिए। आने वाला क्या चलना चाहिए, मेन फोकस ये होना चाहिए, वो है कंजम्पशन सेक्टर। मुझे लगता है आने वाला सेक्टर चलना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमारी अभी तक थी 7 लाख तक की इनकम थी, इनकम टैक्स के हिसाब से बजट में आया था 7 लाख। 7 लाख बिल्कुल, 7 लाख हुआ करती थी। अब खुद ही आपकी, मेरी, सबकी जो मिडिल क्लास लोग हैं, 7 लाख से 12 लाख हो जाएगी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं है। आपको पता है हमारी ITS जो 7 लाख हुआ करती थी, हाँ, 12 लाख हो जानी है। हाँ जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली हो जानी है। वो कहाँ से आई क्या नहीं पता नहीं, 12 लाख हो जानी है। हाँ जी। हर हमारे संयुक्त परिवार होते हैं, तो हर मेंबर के मोस्टली हर फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं। हाँ जी। एंड 4 मेंबर्स होने के बाद एक HUF बना लेते हैं हम लोग। हाँ जी। 5 हमारी फाइल्स हो गई, 12 पंजे 60 लाख। 60 लाख। 60 लाख वो इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है। करेक्ट। 60 लाख की कमाई तक तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। ठीक है। अब 60 लाख तक कोई नहीं देना, तो अपने वो बचा पैसा तो अपने पास ही बच रहा है ना। हाँ जी। दैट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है। करेक्ट। बिल्कुल। आप तो बिजनेस की पूरी वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल, है ना, दर्शक भी हमारे समझ पा रहे होंगे। डिस्पोजेबल इनकम हमारी इंक्रीज हो गई। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई, ऊपर से हमारा जो डाटा बता रहा है GDP का, पर कैपिटा इनकम का, वो बता रहा है हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और हमारी पर कैपिटा इनकम पहले से इंक्रीज हो रही है। दिस मीन्स ओवरऑल हर इंसान के पास एक, जो जिसके पास 25,000 हुआ करते थे, उसके पास 30,000 रुपये। हाँ बिल्कुल बढ़ गया ना। 20% 30% टैक्स दिया करते थे, वो जेब में बच गया। वो जेब में बच गया। हाँ जी। अब ये लगेगा कहाँ पैसा, आप बताओ। खर्चा ही करेंगे। खर्चा ही करेंगे, है ना। जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज तो 25,000 में पूरी हो रही थी, हाँ जी, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा, वो कहाँ लगाएगा। जो एक Tier 2 Tier 3 सिटी में रहता है, वो अपनी बेसिक एमिनिटीज जो एक्स्ट्रा थोड़ी लग्जरीज में आती थी, अब वो बेसिक एमिनिटीज हो चुकी है, जैसे कि AC, बिल्कुल, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सब में लगेगा। जो Tier 2 हमारे लिए तो नहीं है, हाँ जी, Tier 1 के लिए तो नहीं है, Tier 2 Tier 3 के लिए तो वो अभी भी लग्जरी थी, हाँ जी, लग्जरी है, तो वो कहाँ लगेगा पैसा। AC, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अपने जितने भी वाइट गुड्स हैं, दीज आर कॉल्ड वाइट गुड्स। बजट में आप बजट आप सुनेंगे, हमने बजट सुना था अपने फॉलोअर्स के साथ सारा ड्यूरिंग लाइव इन द मार्केट्स। तो उसमें क्या, आप सीतारमन जी मैम को सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बार बार वाइट गुड्स का जिक्र करा था, और उसके लिए गवर्नमेंट दे रही है PLI स्कीम। वो क्या होता है PLI स्कीम? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स।
PLI स्कीम दी है, और कल ही न्यूज़पेपर में आया है 29,921 करोड़ की PLI स्कीम जो है सेंक्शन हुई है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ये कंपनीज को मिलेगी? कंपनीज को मिलेगी, EMS सेक्टर को। Okay. EMS सेक्टर कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो ये वाइट गुड्स बना रहे हैं, AC, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, ये सब को मिलेंगे। तो कहाँ जाएगा ये पैसा? आपको देखो दो चीज़ों को लिंक करना है। हाँ जी। दिस इज, मैं आपको क्या कहती हूँ, स्टॉक मार्केट कोई बहुत बड़ी रिसर्च और ये सब नहीं है, हमें कॉमन माइंड लगाना है। कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब ये देखो, इधर तो बोल दिया गवर्नमेंट ने, इधर PLI स्कीम देगी, इधर हीट वेव्स चल रही हैं। आज आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, हर टाइम हीट वेव स्टार्टेड। और अभी तो मार्च भी खत्म नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मार्च भी खत्म हुआ, इतनी हमें गर्मी हो गया, हमने आज अभी अपने AC चलाया हुआ। हाँ जी बिल्कुल। करेक्ट, मार्च में चलता नहीं था पहले। बिल्कुल। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरा चलना है AC की डिमांड बढ़ रही है। हीट वेव्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली AC की डिमांड बढ़ रही है। इधर से गवर्नमेंट ने दे दिया PLI स्कीम, डिमांड इधर और सप्लाई हमारे पास कम है। इन लोग आप बताएं, डिक्सन, एम्बर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल्स, ये स्टॉक्स हैं हमारे। इन सारे कंपनीज को कंप्रेसर्स बनाने के लिए शॉर्टेज पड़ रही है। जहां डिमांड ज़्यादा, हाँ सप्लाई कम, ये तो बेसिक रूल है अपना इकोनॉमिक्स, जो हमने 11-12 में पढ़ा था। बिल्कुल। राइट, कि जहां डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, वहां पे प्राइस शूट अप होएगा। छोटा लॉजिक से देखो, प्रोडक्ट का भी होगा और स्टॉक का भी होगा। स्टॉक का भी होगा। जब प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, हाँ जी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो अब वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को उठाते हैं। एक बात बताओ आप, राकेश झुनझुनवाला जी थे, उन्होंने टाइटन उठाया था 3 रुपए पे, जब वो सिर्फ 100 या 200 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, आज वो 3,000 रुपए का स्टॉक है। 1000 टाइम हो गया। 1000 टाइम्स हो गया। उनको नहीं पता था उस टाइम पे कि 1000 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन उनको उस कंपनी पे भरोसा था। उन्होंने रिसर्च करी थी, उन्होंने पढ़ा था उस कंपनी को, उनको दिख रहा था आगे इसका फ्यूचर है, आगे इस कंपनी में टेलविंड्स हैं। तो बेसिकली आपको फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखना है, रिसर्च करनी है और उसके बेसिस पर ही आपको कहीं इन्वेस्ट करना है। उसके बावजूद भी रिस्क तो होता ही है ना मार्केट में। रिस्क होता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, या फिर आपका इसका ये तरीका है, अगर आपको रिस्क लग रहा है, आपने 100 रुपये पे खरीदा, वो स्टॉक पहुंच गया 120-130 पे, तो आपने पहले स्टॉप लॉस लगा रखा था 80 पे, आप 100 पे लगा दो कि कॉस्ट पे निकल गया। हाँ जी। या फिर आपको स्टॉप लॉस पे काम नहीं करना, जो स्विंग ट्रेड्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लंबे, तो क्या करो, आप 100 पे खरीदा, 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में वो 200 पहुंच गया, अपनी कैपिटल बाहर निकाल लो। फ्री स्टॉक छोड़ दो, फिर आपको डर नहीं लगेगा ना, वो मेरा फ्री का पैसा है, इसी मार्केट से कमाया था, यही मार्केट अब देगी। सिंपल। क्या बात बताइए आपने, मज़ा आ गया सुन के। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जिनको मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं, जो अभी तो बिल्कुल थोड़े पैसे में मिल रहे हैं, लेकिन कल मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न दे सकते हैं। जैसे आपने टाइटन का एग्जांपल लिया, झुनझुनवाला जी ने 3 रुपये का खरीदा था और वो आज 3000 रुपये का, मतलब मल्टीप्लाई हो चुका है। तो कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको अभी टाइटन का एग्जांपल दिया, 3 से 3 लाख 3,000 हो गया। क्या आपको लगता है वो अब 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, जो पहले 100-200 करोड़ की कंपनी? 3 लाख करोड़ की कंपनी 6 लाख करोड़ होने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल होएगी, हाँ जी, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप ये सोचिए, छोटा बच्चा की हाइट बढ़ती है, फास्ट बढ़ती है। हाँ जी, करेक्ट। एक स्टेज आती है ना, वो मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। वही चीज़ कंपनीज के साथ है। छोटी कंपनी जल्दी ग्रो करती है। 100 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ या 200 करोड़ होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगाएगी, क्योंकि वो एक तो नया नहीं, अपनी उसने जुनून है, मुझे बड़ा बनना है। हाँ जी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हर एक कंपनी नहीं होती, मैं ये नहीं कहूँगी सारी कंपनीज ऐसी होती है, आपको सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो 100 करोड़ की 500 करोड़ होना आसान है, 3 लाख करोड़ की कंपनी 6 लाख करोड़ की होना बड़ा मुश्किल है। और हो भी गई तो डबल ही का रिटर्न हुआ, ज़्यादा तो डबल का रिटर्न ना, हमें तो उधर 5-10 गुना करना है। हाँ जी, वो स्मॉल कैप्स में हो सकते हैं। ओके। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा हटके मैं लेके जा रही हूँ रियल एस्टेट पे। अगर आप देखें, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, तो दिल्ली और अपना बेंगलोर, मुंबई, इधर ना एक पीक लग चुका है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल एस्टेट की तरफ लेके चलती हूँ, ठीक है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये सब पीक लग चुके हैं। टीयर 1 सिटीज़ में सब पीक लग चुका है। आप रियल एस्टेट में देखोगे कोई रिटर्न नहीं आया विद इन लास्ट 4-5 ईयर्स में। जो चीज़ आपने 2 करोड़ की ली थी, एक फ्लैट फॉर एन एग्जाम्पल 150-200 गज का आपने लिया, वो 3 CR का लिया आपने 2014-15 में, आज उसकी वैल्यू 280 या 3 ही मिल रही है।
उससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। क्योंकि वो बहुत पीक पर लिया और बहुत हाई प्राइसिंग पे लिया गया। और क्योंकि हर चीज़ का एक मेच्योरिटी लेवल होता है, ऐसे ही स्टॉक्स का भी एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। बढ़ेंगे तो सही, ऐसा नहीं है 3 का वो 3.20 3.50 नहीं होगा, होगा वो भी होगा विद टाइम, लेकिन वो ग्रोथ नहीं आ रही ना। हमें तो फर्स्ट स्टेज में पकड़ने हैं स्टॉक्स जो भाई अभी चलने स्टार्ट हुए हैं। ये अभी ग्रोथ फेज में एक इनिशियल लेवल होता है, फिर एक ग्रोथ लेवल होता है, एक मेच्योरिटी लेवल होता है, एक डिक्लाइन लेवल होता है। ये ऐसा ग्राफ होता है अपना। ओके। हर चीज़ का एक ग्राफ है। एक हम ह्यूमन बींग्स हैं, एक पर्सन का भी ग्राफ है। बच्चा पैदा हुआ, वो सीधा जल्दी जल्दी बढ़ा, फिर एक 30 40 50 की एज आती है, उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, वो उसी में रहता है। फिर वो कहते हैं बस बस हो गया, फिर वो शांति पे आ जाता है, भाई इतनी मैंने ग्रोथ कर लिया, मैं शांति पे, तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाता है, राइट। ऐसी कंपनीज का सेम है। अभी वो इतनी ग्रोथ हमें इनिशियल पे पकड़ना है, जब वो यहाँ से वहाँ जाएगी उसकी हमें रैली एंजॉय करनी है, वो है रिसर्च। ओके। यहाँ पे तो फिर थोड़ा थोड़ा चलेगी तो सही, पैसा लगाया अगर अच्छी रिटर्न दे तो चलेगी तो सही। ऐसे ही अब रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट में हम बात करते हैं तो टियर 1 में तो ये हो गया। अगर आपको क्या लगता है टियर 2 में है अभी स्कोप? बहुत स्कोप है। मैं नोएडा एक्सटेंशन रहता हूँ और नोएडा एक्सटेंशन में लास्ट 3 साल में 3x रिटर्न दिए हैं। वाओ। जो फ्लैट वहाँ पर 50 लाख का हुआ करता था, आज वो 1.5 करोड़ रुपए का है। ग्रेट। मतलब किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पर जेवर के आसपास सारी प्रॉपर्टीज मिनिमम 2x और मैक्सिमम 5x तक हुई हैं। 3 साल की रिटर्न है ये। वाओ। तो यही चीज़ है ना, तो हमें यही चीज़ पे एनालिसिस करना है। दिल्ली में लगाते या मुंबई में लगाते आपको रिटर्न नहीं मिलता। आज आपको इतना रिटर्न मिला। ऐसी सूरत, जयपुर, नोएडा, ये 3-4 सिटीज़ हैं जिसमें आपको आगे बहुत ग्रोथ मिल रही है रियल एस्टेट में। ओके। एंड आप लोग इतने सारे व्यूअर्स हैं, प्लीज कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कौन सी सिटी है, कौन सी सिटी आप कहाँ पर हो और आपको ग्रोथ मिली नहीं मिली ये भी आप बताइए। तो मैंने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ स्टॉक्स पूछे थे कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत थोड़े से पैसे में हम लगाएं और बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाएं। अच्छा, आप मुझसे डायरेक्ट स्टॉक्स ही पूछना चाह रहे हो? हैं बिल्कुल, आप सेबी रजिस्टर्ड है तो आप बता सकते हैं ना। जैसे कि मैंने अभी आपसे कंजम्पशन की बात करी। हाँ जी। कंजम्पशन में आप देख रहे हैं वाइट गुड्स की बात करी। हाँ जी। तो कंजम्पशन में सबसे पहले तो मैंने वाइट गुड्स की बात करी, तो मैं आप नज़र लगा सकते हैं। डिस्क्लेमर फर्स्ट, नॉट अ रिकमेंडेशन। हाँ, आप अपनी खुद की रिसर्च करिए फिर करिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये चल सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई। दैट इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज अ वन कंपनी। सेकेंड इज ईपैक ड्यूरेबल्स, ये बहुत फोकस है इनका। ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं बड़ी सारी कंपनीज को, एलजी को, हेवल्स को, सब ये प्रोवाइड करे कंप्रेसर्स। अच्छा। जो एसी में कंप्रेसर लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रेसर्स, तो लग तो वहीं रहा है ना, वाइट गुड्स की तो डिमांड है आगे। छोटी कंपनी, मैंने आपकी बात की, सारी चीज़ों को लिंक करिएगा आप, सारी चीज़ें जो मैं बोलती जा रही हूँ। बिल्कुल। स्मॉल कैप्स, वाइट गुड्स की डिमांड, और फिर यही कंपनीज बड़ी कंपनीज को सप्लाई कर रही हैं। हाँ जी। ये ग्रोथ। एक आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा इसका लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। हाँ जी। तो लैब ग्रोन डायमंड्स का बोलबाला बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तो इनकी कंपनी रिसर्च करिए। जैसे कि 2-3 के नाम मैं आपको बता देती हूँ। गोल्डियम है, स्काई गोल्ड है, सेनको गोल्ड है, जो इस चीज़ों में काम कर रही है, आगे फ्यूचर इसका में है। अब आप थर्ड मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट जो फोकस में रह सकता है, स्पेशलिटी केमिकल्स रह सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स क्यों रह सकते हैं? क्योंकि ये केमिकल्स बहुत इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनका फोकस एक इंडस्ट्री में नहीं है। आपको केमिकल्स तो हर चीज़ में चाहिए ना, कोई भी इंडस्ट्री चल रही है। टायर रिसाइकलिंग का है। गवर्नमेंट का फोकस एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो एनवायरनमेंट के लिए जो काम कर रही हैं, जो रिसाइकलिंग का काम कर रही हैं, उस पर जाओ। वाटर रिसाइकलिंग का सबसे मेन फोकस जाने वाला है। या मैं आपको मोटे मोटे सेक्टर्स बता रही हूँ जिसमें आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। इधर उधर मत भटकिए, जो आगे फ्यूचर है उस पर जाइए। वाटर रिसाइकलिंग में जैसे आता है आयन एक्सचेंज आता है, वाटेक वाबैग है, EMS है, EMS लिमिटेड है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। आप कनेक्ट हो जाओ हमारे YouTube चैनल पे, ही सारी हम डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता ही दिया। कई लोग कहते हैं, मैं बहुत सारे फाइनेंस वाले हमारे साथ लिंक में हैं, कई बार मुझसे पूछता हूँ, तो कहते हैं स्मॉल कैप पे तो पैसा लगाओ मत, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पर पैसा डूबने का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है? रिस्क है तो इश्क है। जहाँ रिस्क कम तो रिटर्न कम। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, वो क्या सोचता है। जिसकी रिस्क एपेटाइट देखो कम है तो उसको लार्ज कैप पे जाना चाहिए। जिसकी रिस्क एपेटाइट 30-35 की एज में है, या 20 से 35 की एज में है, मैं कहूँगी, तो उसको स्मॉल कैप से में जाना चाहिए। मोटा पैसा तो स्मॉल कैप से मिलता है।
दिस इज माय व्यू। लेकिन ऐसे ही नहीं, किसी भी स्मॉल कैप में पेनी में नहीं लगाना हमें। स्मॉल कैप का मेरा मतलब नहीं कि 10 20 50 रुपए का स्टॉक। स्मॉल कैप का मतलब है जिसकी मार्केट कैप कम है। ओके। दो चीज़ों में बहुत फर्क होता है। पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है लेकिन हमें मिल रहे हैं 5 10 50 100 रुपए में। मेरा स्मॉल कैप वो है जिसकी मार्केट कैप कम है। स्मॉल कैप वो मेरा 3000 का भी हो सकता है स्टॉक। ओके जी, वो 3000 का भी मेरा स्टॉक हो सकता है। ये नहीं है कि मेरा स्मॉल कैप बोल रही तो वो 50-100 वाला स्टॉक है। ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पेनी में नहीं लगाना, स्मॉल कैप में लगा सकते हो, वो ही आपको मोटा पैसा बना के देंगे, लेकिन आफ्टर टोटल रिसर्च, फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ। अच्छा, ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इंट्राडे के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, गलत समय पर आप स्टॉक बेच जाते हो, नुकसान उठा जाते हो, या फिर आपने नहीं बेचा और स्टॉक अचानक से डाउन हो गया तो वहाँ पर भी नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? सी, ट्रेडिंग तो उसी को करनी चाहिए जिसको फुल नॉलेज है। अदरवाइज ये फिर सट्टा है। आप तो ड्राइविंग भी कर रहे हो तो वो भी सट्टा है अगर आपको नहीं आती। अगर आपको आती है तो वो आप सोच समझ के चीज़ें कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक तो पहले नॉलेज होनी चाहिए और आपको देखनी अपनी साइकोलॉजी, क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। स्ट्रैटेजी सबको पता है, आज मैं भी 4 स्ट्रैटेजियाँ यहाँ पे बता दूँ लेकिन पैसा नहीं बनेगा। तब बनेगा जब आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी, डिसिप्लिन होगा। लोग ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। इंट्राडे में तो आप खेल रहे हो ना कि आपका कितना इधर से आपने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से प्लान कर रहे हो ट्रेड। ठीक है, उसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं लगा रहे आप, उसमें सिर्फ आप प्योर टेक्निकल्स लगा रहे हो। आपने उधर जब आपकी साइकोलॉजी सही है कि हाँ मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, रिस्क मैनेज करके लेना है, तो ही आप ऐसा बना सकते हो। तो इंट्राडे तो भाई सबसे लास्ट में आता है। हाँ जी। पहले तो लगाओ इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट्स करो। इन्वेस्टमेंट्स की आपके नॉलेज बन रही है तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आओ। स्विंग ट्रेडिंग में जब पैसा बन रहा है तो जाके आप इंट्राडे या ऑप्शंस में आओ, और वो भी अपनी, अगर आपकी 100 रुपये कैपिटल है तो सिर्फ 10 रुपये लेकर आओ। गलती यहाँ होती है, लोग कहते हैं मेरे पास तो 100 रुपये, मैं 100 रुपये की 100 से आज पैसा बनाऊंगा, वो भी इंट्राडे ऑप्शन से। दिक्कत यहाँ आती है। ओके, जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, निफ्टी ईटीएफ के अलावा उनके लिए और क्या स्ट्रेटजी रहेगी इन्वेस्टमेंट की? जो बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिगिनर्स हैं, निफ्टी ईटीएफ के अलावा। निफ्टी ईटीएफ के अलावा आप ले सकते हैं गोल्ड बीज ले सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर अच्छा लगे तो आप ऑटो बीज में लगा सकते हैं। अगर आपको बीज में नहीं जाना तो आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। म्यूचुअल फंड्स में सबसे बढ़िया जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, सबसे बढ़िया जो मुझे आज के टाइम पे लग रहा है वो लग रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ओके। बेसिकली एक तो उनके जो फंड मैनेजर्स हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, और उन्होंने पैसा बहुत वेल्थ क्रिएट करी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, एज वेल एज उनके पास ना एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि नाम ही उसका है फ्लेक्सी कैप फंड। जब उन्हें लगता है कि लार्ज कैप चलने वाले तो लार्ज कैप में लगा देते हैं वो, जब उनको लगता है मिड कैप में तो मिड कैप में लगा देते हैं, जब लगता है स्मॉल कैप में वो डेट में भी लगा देते हैं। ओके। तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी। आपने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भाई आप मेरा फंड मैनेज करो, तो और उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, तो वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है। क्या बात है। यहाँ पर लर्निंग लेने के लिए क्या करें, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को यही नहीं पता कि हम स्टॉक मार्केट को सीखें कैसे। सी, स्टॉक मार्केट को अगर आपको प्रैक्टिकली अपने इसमें करियर ही बनाना है, करियर नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो जिनका कोई जॉब है या फिर कहीं बिजनेस कर रहे हैं, उनको पार्ट टाइम इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप हमारा कोर्स भी कर सकते हैं, हमारा हाँ कोर्स भी है, आपसे भी सीख सकते हैं। जी जी जी। हमारा इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन घर बैठे सीखना चाहे तो? जी ऑनलाइन ही है हमारा कोर्स। अच्छा। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन कोर्स है हमारा, मेरी वेबसाइट है wealthmagnet.co.in। ओके। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कोर्स, अबाउट हमारी एडवाइजरी सर्विसेज, अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, कमोडिटी, एज वेल एज इन्वेस्टिंग हम स्विंग ट्रेडिंग में ही बताते हैं। सब चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर कोर्सेज भी हैं और ट्रेडिंग भी कराते हैं। एंड हम कोर्स में ना सिर्फ टेक्निकल्स नहीं कराते। ओके। हमारी इच्छा है कि अगर हमारे पास कोई आया है तो उसको
A to Z पता चले। हाँ बिल्कुल, नॉलेज होगी तभी तो अगला बंदा कमा पाएगा, नहीं तो कैसे कमाएगा। और हमारी लाइफ टाइम की होल्डिंग रहती है, हमने सिखा दिया, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, हम तो लाइव भी रहते हैं मार्केट पे, बिल्कुल काम ही यही है हमारा, कंटेंट भी इसी पे आता है, हम गाइड भी इसी पे करते हैं, से भी आ रहे हैं तो वो जो टिप्स करते हैं वो भी यही करते हैं और अपने लिए भी यही करते हैं, हमारे तो पूरा वर्ल्ड यही है। चलिए मैं आपसे लास्ट सवाल लूँगा कि स्टॉक मार्केट में नुकसान से बचने के लिए क्या करें? नुकसान से बचने के लिए क्या करें? नुकसान से बचने के लिए लॉस एवर्जन का स्ट्रैटेजी अपनाएं। मतलब अगर आपने 100 रुपये पे स्टॉक लिया और 90 पे आ गया तो उधर इमोशंस मत इन्वॉल्व करो, काट दो। अच्छा, आप अपनी कोई प्लान करके ट्रेड ले रहे हो तो प्लानिंग, उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, वहाँ पर ऑर्डर लगा दो, ट्रेड लेते ही ऑर्डर लगा दो वहाँ पर। अच्छा, GTT ऑर्डर लग जाता है, वो लगा दो, जैसे ही उस लेवल पे आएगा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, वहाँ पे इमोशंस मत लो। अगर आप रिस्क मैनेज करके कर रहे हो, 1:2 1:3 का रेशियो ले रहे हो, अगर आपके 10 में से 5 भी 6 भी गलत हो गए ना, तब भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि आपने रिस्क मैनेज करा। ओके। और क्या ये सही समय है, मार्केट डाउन है, क्या इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए? यही तो टाइम है, हम तो इसी चीज़ का मौका देखते हैं, यही तो टाइम है। आपने ऊपर तो फोमो में लेते हैं सब, ये जो नीचे के लेवल पे लेते हैं वो ही तो सही काम कर रहा है, वही तो पैसा कमाएगा, ज़्यादा रिटर्न सही से आएगा। क्योंकि जब इस टाइम पे जिसने पैसा लगाया, मार्केट तो जाना ही ऊपर ही है। आज पहले 26 लगाए थे, अब 30 लगाएगा, फिर 35 पे लगाना है उसने। 26 निफ्टी ने 26,000 का हाई लगाया था, हाँ जी, उसने 30,000 भी हाई लगाना है, 35,000 भी हाई लगाना है, ये सबको पता है। ओके। बस लोग अभी घबरा जाते हैं, जब वो नीचे होते हो कहते हैं। अब मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे थे, 20,000 जब आई ये अभी 22,000 पे आई, मैम ये 18,000 है, मैम ये 18,000 जाएगी, अब ये जब थोड़ी सी ऊपर चली अब तो ये 30,000 जाएगी। ये कौन लोग हैं भाई? क्या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्या हैं? सी एक लेवल्स होते हैं मार्केट के, हमने पहले ही डिस्कस करा था। 4 जून की कैंडल थी, हाँ जी, जब वो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, बीजेपी नहीं जीती थी, उस दिन मार्केट ने डिप मारा था, वो 21,800 का लेवल था। ओके, ठीक है, हमने पहले से उस पर मार्क करा हुआ था, अपने लाइव में बता रखा था कि ये 21,800 का लेवल है, ये रीटेस्ट करने तो जरूर आएगी मार्केट। और वो नीचे गिरते गिरते 21,800 पे आई और 21,800 के आसपास ही वहीं से रिवर्सल चालू कर दिया उसने। ओके। तो ये मार्केट के कुछ लेवल्स होते हैं, हम फिबोनाचीज लगाते हैं, बहुत सारी पैटर्न्स हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी, सिर्फ पढ़ाई से ही आप जीत सकते हो सारी चीज़ें, सिर्फ पढ़ाई से। और इस टाइम पर पैसा लगाना बेस्ट टाइम है। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भाई इंटैक्ट है। इंडिया को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको 40 ट्रिलियन पहुंचना ही पहुंचना है, पहुंचना ही पहुंचना है। और टॉमर को कहते हैं कि मैं पैसे चाइना में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और स्किल्ड लोग हैं। इंडिया के पास एक चीज़ तो है, बहुत सारे लोग हैं, बस इसको स्किल की ज़रूरत है। बस गवर्नमेंट हमारा थोड़ा सा इस पे और फोकस कर ले, कर रही है, स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है, फोकस कर ले, तो इंडिया को कोई पीछे छोड़, इंडिया से आगे कोई निकल नहीं सकता। इतनी पॉसिबिलिटी है हमारे इंडिया में। एक चीज़ और है, हाँ ये जो ये फ्रीबीज वाला चक्कर जो चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। अगर आपके इस चैनल के थ्रू कहीं से बात पहुंचती हो, किसी को समझ में आती हो ये बात, क्या लगता है ना, युवा आज का टाइम पे काम ही नहीं करना चाहता। मैम एक कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर गवर्नमेंट भी आपको फ्री में कुछ दे रही है, इसके बदले कुछ बड़ा आपसे ले लेगी, तो आप बिकिए मत, बिकिए मत। ओवरऑल फिर हमारी इंडिया ही तो डेप्ट में जा रही है ना उससे। हाँ जी, आज नहीं तो कल जाएगी, डेफिनेटली, क्योंकि फंड तो उतना ही है ना, पूल ऑफ फंड्स वही है, या तो फ्रीबी में ले लो या फिर डेवलपमेंट में ले लो। फ्रीबी में जा रहा है, कर्जे में आ रही है, तो वो डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बढ़ेगा। डेफिनेटली। तो मैम आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, और जो लोगों का कुछ सवाल थे उन सवालों के जवाब लिए। अगर आप लोगों को कोई और सवाल हैं जो आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें लेने चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, आप इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप इनसे सीधा कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएँ। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम नहीं भी करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम यहाँ पर ज़रूर करें। रिस्क ज़रूर है, लेकिन रिस्क है तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट है। जहाँ रिस्क नहीं है वो आपका बैंक अकाउंट है, वो भी 5 लाख तक ही आपको रिस्क फ्री में मिलता है, उससे ऊपर रहता नहीं है। कल को बंद हो गया तो 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। घर का गोल्ड है तो वहाँ पर रिटर्न कितना है, रिटर्न वहाँ पर भी अच्छा है, लेकिन वो बात तो नहीं है।
ऑर्नामेंट्स में तो कोई रिटर्न ऑर्नामेंट नहीं में है, रिटर्न नहीं ornaments है, में क्या ऑर्नामेंट्स में नहीं है, गोल्ड में है, 24 Gold में कैरेट में है। है। तो बेसिकली आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनली चलती हैं। आज नेहा जी ने बड़े अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिए, और ऐसे ही जवाब आपको वो डायरेक्ट भी मिल जाएंगे अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर इनसे कोर्स करेंगे, या फिर आप इनसे कोई कंसल्ट करना चाहेंगे। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक इंडिविजुअल्स यहाँ पर आएंगे और आपको बताएंगे आपकी इनकम के बारे में। जय हिंद, जय भारत। आपने समय दिया मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।